हमने बात कर रखी है किसके हवाले से, मोल के हवाले से। हमने कहा मोल क्या है बच्चों, क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों, उसके 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो भाई हमने पिछली क्लास में ये तय किया कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं उसके, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम रखेगा, एक मोल H2O 18 ग्राम, जबकि मासेस डिफरेंट होने के बावजूद इनके अंदर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद एक दूसरे के बराबर होगी। ऐसे ही था कुछ। इसी कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मौजूद हों, हम किस नाम से पुकारते हैं, एवोगाड्रोस। तो ये जो एवोगाड्रोस नंबर है, इसे एवोगाड्रो ने डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि इसे एक जर्मनी के साइंसदान जिसका नाम था जेन पेरिन, उसने इसे कैलकुलेट किया था। कैसे क्यों वो आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ उसने इस काम को डेडिकेट किया था किसे, अमीडो एवोगाड्रोस को, जिसके नाम पर एवोगाड्रो नंबर आज हम जानते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इतनी बात समझ आई। तो एवोगाड्रो नंबर से हम दो काम करने लगे, मतलब इसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एक तो हम किसी भी एटम का मास ग्राम में कैसे निकालें, किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कैसे निकालें, वो सीखना है हमें, और दूसरा काम हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों जल्दी से, लिखवाऊं, लिखिए। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस contain constant number of particles, उसके बाद लिख लेना that is 6.02 exponent 23, that is 6.02 एक्सपोनेंट 23 लिख लिया, कॉमा, these constant number of particles are known as Avogadro's number. These constant number of particles are known as Avogadro's number. ठीक है, तो ये एवोगाड्रोस का नंबर नहीं है, पर ये एवोगाड्रोस नंबर है। खैर, मजीद कुछ बातें करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, Na, या फिर N के ऊपर एक छोटा सा नॉट। ये अमूमन दिखता नहीं है कहीं, तो इसे हटा देते हैं। छुपके से कहीं पर देख लिया था हमने, किसी को बताया नहीं। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Na से। इसका मतलब होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है भाई, बात समझ आ गई। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। किस हवाले से बात करेंगे, एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल में अमूमन हम क्या चीज़ें शुमार कर लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम शुमार कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ आयंस को, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। लेकिन
ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम और निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस फ़िलहाल एटम और मॉलिक्यूल पे रहने वाला है, ठीक है। आईना आपसे नहीं निकलवाएंगे हम 9th क्लास में। लिख लिया भाई? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। तो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीक़ेकार क्या है कि आप मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से। एक मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.02 x23। मैं पूछूं 2 मोल में कितने? आप कहोगे मल्टीप्लाई बाय 2, डबल कर लें सर। मैं कहूँगा 3 मोल में, आप कहोगे मल्टीप्लाई बाय 3, ट्रिपल कर लें। मैं कहूँ 10 मोल में कितने होंगे बताओ, आप कहोगे एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। तो सिंपल ये कि मोल को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ यस, अच्छी बात है। मैं छुप रहा हूँ, समझ रही हो बात? बोर्ड नजर आ रहा है ना? बस सही, गुड हो गया। शक्लों पे क्या रखा है। खैर, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं अगर किसे में नंबर ऑफ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसी बात पर, किस बात पर? इसी बात पर एक सवाल लिखो। इसी बात पर एक सवाल लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। लिखवाऊं? लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms present in 6 ग्राम कार्बन, प्रेजेंट इन 6 ग्राम कार्बन। 6 ग्राम से मुराद 6 ग्राम, शाबाश। लिख लिया? ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले क्या बना रहा हूं बेटा? डेटा। तो एक बात जहन में रखना, कभी भी न्यूमेरिकल करते वक्त, ख़ास तौर पे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मेरे जहन में बिल्कुल भी ये नहीं होता कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करूं। न्यूमेरिकल को देखते ही, ठीक है, ये नहीं सोचता कि कैसे सॉल्व करूं। मैं ये नहीं सोचता किस चैप्टर का सवाल है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता फॉर्मूला क्या लगाऊं। मेरा जो सबसे पहला पर्पस होता है वो चीज़ें इकट्ठा करना, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, वो डेटा इकट्ठा करना जो कि सवाल में गिवन है। समझ रहे हो? तो डेटा इकट्ठा करने से पहले मेरे जहन में कोई और बातें नहीं चल रही होती, ना सॉल्व करने के बारे में, ना फॉर्मूले के बारे में, ना चैप्टर के बारे में, और ना ही ये टेंशन होती है कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं इन सारी बातों को, इन सारे ख्यालात को छोड़कर वो चीज़ें इकट्ठा करता हूँ जो कि सवाल में गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रहे हैं सवाल में। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ? ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप घर में हो, आपके अम्मी अब्बू कहीं चले गए और आपको लगी है भूख, छोटा भाई भी नहीं है जिससे बराबर से रस केक मंगवाएं, खुद कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब खुद कुछ बनाने के लिए आप घर में चीज़ें ढूंढोगे, फ्रिज खोला, देखा क्या है, ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी अम्मी सामान रखती हैं, ठीक है, चुप से निकालना पड़ेगा हमें। तो
चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे, ऐसा ही है ना। इकट्ठा करने के बाद मुझे कुछ शॉपर में वो पास्ता मिल गया, मुझे शिमला मिर्च भी शिमला होता है, शिमला होता है, शिमला जो भी है, कैप्सिकम कह देते हैं हम, तो कैप्सिकम हमें मिल गया अभी, ठीक है। साथ में हमें कुछ मर मसाले भी मिल गए। अब चीज़ें हमें मिली हैं, अब मैं रेसिपी डिसाइड करूँगा कि अब इन चीज़ों से क्या बनाया जा सकता है। ये नहीं कि मैं पहले से सोच के बैठूँ कस्टर्ड, पास्ते का सामान निकल रहा है तो मैं पास्ता वाला कस्टर्ड बनाने की कोशिश करूँ, पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टर्ड का सामान मिला और मैं सोच के बैठा था बिरयानी पकानी है, अब मैं कस्टर्ड की बिरयानी बनाने लग जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए कि पहले सामान इकट्ठा किया जाए, समझ रहे हो बात। बिरयानी का सामान मिला तो बिरयानी वाली रेसिपी लगा लो, कस्टर्ड का सामान मिला तो कस्टर्ड वाली रेसिपी लगा लो। रेसिपी का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में कहता हूँ वो डेटा जो सवाल में गिवन है बेटा, और साथ ही साथ वो हमारे पास रेसिपी जो हम लगाने वाले हैं उन इंग्रेडिएंट्स पर, उसे मैं कहता हूँ फॉर्मूला। समझ गए। तो न्यूमेरिकल हल करते वक्त मुझे तो टेंशन ही नहीं है ना कोई, ठीक है, क्योंकि सवाल तो हम हल कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में तो हम तो ऐसे ही माहिर होते हैं, कहाँ क्या चल रहा होता है सब हमें पता होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम इकट्ठा करते हैं। तो सवाल पढ़िए बच्चों, सब समझ आ रहा है मुझे, शाबाश, सब समझ आ गया। कोई एक पढ़ लो भाई, समझ तो आए कुछ। ठीक है, मैं समझ गया, सवाल मैंने ही लिखवाया, मैं पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ऐसा ही है। तो क्या डेटा मिला आपको? सबसे पहले तो हमें एक गिवन चीज मिली है जो कि क्या है, मास ऑफ कार्बन, ऐसा ही है, सही कह रहा हूं, पक्की बात है, 6 ग्राम, ऐसा ही है। कुछ और गिवन है? नहीं, कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल, अगर कुछ पूछ नहीं है तो फिर सवाल कैसा ना। यस, रिक्वायर्ड क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। क्या ये कोई टेंशन हुई कि सवाल कैसे हल करें? क्या कोई टेंशन हुई इन चीज़ों को इकट्ठा करने में कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं? नहीं, ये तो बिना इन दोनों चीज़ों को हो गया तो हमने कर लिया, ठीक। चलो अब सोचते हैं इस बारे में कि हमें निकालना क्या है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन क्या है मुझे, मास ऑफ कार्बन, सही है। तो नंबर ऑफ एटम को मैंने शामिल किया था नंबर ऑफ पार्टिकल में, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। एटम, आयन और मॉलिक्यूल को किसमें शुमार किया था? पार्टिकल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम निकालना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, सही कह रहा हूं। तो फॉर्मूला किसका लगाऊं फिर मैं? बिरयानी पकाने की कोशिश करूं मैं? नहीं भाई, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों आपको? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। तो पार्टिकल कौन सा है यहाँ पर? एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है? एटम है, तो पार्टिकल की जगह क्या लिख दो? सही है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई करना है किससे? कैसे? एवोगाड्रोज नंबर से। एवोगाड्रो नंबर को ढूंढने की ज़रूरत है कहीं? नहीं, वो तो हमारे दिल में बस गया। 6.02 एक्सपोनेंट मतलब दिमाग में आ गया हमारे। क्या वैल्यू है बोलो ज़रा? तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं रही ना हमारे लिए, ये तो हमारे लिए कोई टेंशन ही नहीं रही। टेंशन क्या है हमारे लिए? नंबर ऑफ मोल सवाल में गिवन है? नो, ऐसा तो नहीं है ना अम्मी पास्ता उबाल के गई हूँ शॉपर में रख के, उबालना तो खुद ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो सामान तो दे दिया, बस मोल ही तो निकालना है। मोल का फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में सीखा, क्या है बच्चों? मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। क्योंकि एटम है तो आप एटॉमिक मास लिख दो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई हर्ज है इसमें? नहीं। मास कितना गिवन है? 6 है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12।
मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6 डिवाइड बाय 12 0.5 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, मल्टीप्लाई किया 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। आ गया आंसर भाई। कैलकुलेटर है ना सबके पास, इस्तेमाल भी आता ही होगा। आंसर जब आ जाए तो उसे बंद कर दो, डब्बे में कहीं भाग ना जाए। बड़ी मुश्किलों से आता है ना आंसर, बंद कर दो, जा ना पाए कहीं। कोई मुश्किल काम? क्यों इतनी खुश हो बेटा? क्या क्या लगा? न्यूमेरिकल बनाने में खुशी हो रही है, क्या बात है भाई। खुशियों में न्यूमेरिकल बनाना, ईद आई है बैठ के न्यूमेरिकल बना। कहाँ से दोबारा बता दें? नंबर ऑफ एटम से दोबारा बोलो सर, पूरा दोबारा बता दें। यहाँ से ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी आपको, यहाँ पार्टिकल्स था, एटम निकालना तो एटम लिख दो, मॉलिक्यूल निकालना तो मॉलिक्यूल लिख दो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमारे दिमागों में बस गई है, क्या वैल्यू है? मल्टीप्लाई ऐसे ही, क्या मोल सवाल में गिवन था? नहीं, लेकिन गिवन क्या था? मास। मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, क्या निकल आएगा? मोल। मास कितना गिवन था? 6। कार्बन का एटॉमिक मास आपको कभी मैंने याद करने दिया था, जो कि आपने कहा था कल ही याद हो जाएगा बस।